हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 5th एंड 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 5th एंड 6 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? विश्व मोटापा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 4 मार्च। वर्ल्ड ओबेसिटी डे हर साल 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसको 2015 में ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा। इनिशियली इसको मार्क किया गया था 11 अक्टूबर को, बट 2020 में जो है वो इसको 4 मार्च को इसको ऑब्जर्व करने के लिए अलाइन किया गया था और इसकी अलाइनमेंट की गई थी विद अदर ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स। थीम अगर हम देखें 2026 की, तो इस बार की थीम रहेगी 8 बिलियन रीजंस टू एक्ट ऑन ओबेसिटी, जिसमें कि यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है दैट ओबेसिटी इज नॉट जस्ट अ पर्सनल चॉइस बट अ कॉम्प्लेक्स क्रोनिक डिजीज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, फूड सिस्टम एंड हेल्थ केयर एक्सेस। ठीक है, तो ओबेसिटी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, बट ये एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ जो कि जिसकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती है। ये जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंस हो सकता है ओबेसिटी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। हमारा जो फूड सिस्टम है, किस तरह का हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है, और जो हेल्थ केयर एक्सेसेस है उनका भी इसमें रोल रह सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस दिन का? तो ये दिन प्रमोट करता है सिस्टमिक पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स, और यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है स्टिग्मा जो कि एसोसिएटेड रहता है ओबेसिटी के साथ। इसके अलावा जो है यहाँ पे एनकरेज किया जाता है कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स और कम्युनिटीज़, और इसके अलावा जो है इस दिन यहाँ पे जो है वो इम्प्रूव किया जाता है एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड एंड फिजिकल एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज़। क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं ओबेसिटी के लिए? तो इसमें जो है वो मेन रिस्क फैक्टर यहाँ पर पुअर डाइट आ जाता है, हमारे फिजिकल इनएक्टिविटी आ जाती है, और जेनेटिकल इश्यूज भी इसमें रहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और मेडिकल कंडीशंस भी जो है वो ओबेसिटी का रीज़न हो सकती हैं। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसके लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगी, जिसमें कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए डेली अपनी रूटीन में, और कुछ बिहेवियरल काउंसलिंग होती है जो कि ओबेसिटी को जो है वो रिड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा मेडिकल इंटरवेंशंस में प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशंस, इस सर्जिकल ऑपरेशंस भी इसमें रहते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक बाईपास आ जाता है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी रहता है, और गैस्ट्रिक बेंडिंग इसमें आ जाता है। बैलेंस डाइट रिड्यूस करना, प्रोसेस्ड फूड इनटेक उसका कम किया जाए, और पोर्शन कंट्रोल किया जाए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, और एडिक्वेट स्लीप ली जाए। पर्याप्त मात्रा में नींद अगर हम नहीं लेते हैं वो भी एक ओबेसिटी का रीज़न रहता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, और रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में और ओबेसिटी का जो रिस्क रहता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेफ्टी डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज 4 मार्च। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने जो है एस्टेब्लिश किया था मार्च 4 1966 में। नेशनल सेफ्टी डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1972 में, 7 ईयर आफ्टर एनएससी फॉर्मेशन। ठीक है, तो तब से लेकर हम मार्च 4 को ऑब्जर्व करते हैं एनुअली, जिसमें कि प्रमोट किया जाता है वर्क प्लेस सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और एक्सीडेंट प्रिवेंशन। थीम क्या रहेगी 2026 की? तो 55th नेशनल सेफ्टी वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है अंडर द थीम एंगेज, एडुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। इसमें यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी। इसमें एक्सपेंशन किया जा रहा है नेशनल सेफ्टी मंथ का एक्सपेंशन रहेगा, और ट्रेडिशनल डे, वीक लॉन्ग इवेंट इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और एक्सपेंड किया जाएगा इसको नेशनल सेफ्टी मंथ में। एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जो है वो इंक्लूडेड रहेंगी, सेफ्टी वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी, फायर ड्रिल्स करवाई जाएंगी, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएंगे, और अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या रहता है इस दिन का? तो वर्क प्लेस सेफ्टी पर इसमें फोकस किया जाता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है यहाँ पे प्रमोट की जाती है एम्प्लॉयज़ में, जिसमें कि वेलबींग और सेफ वर्किंग कंडीशंस इसमें प्रमोट की जाती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें 2026 की, तो एनएससी यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है अपने 60 ईयर्स ऑफ सर्विस टूवर्ड्स सेफ्टी अवेयरनेस इन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज March 5। तो इसको प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था दिसंबर 2022 में। और इस दिन जो है यहाँ पे मेंबर स्टेट्स, यूएन एजेंसी, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, मीडिया और इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे प्रमोट किया अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड आउटरीच। पर्पस क्या है इस दिन का? तो इस दिन जो है यहाँ पे पब्लिक को यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाती है, अवेयर करवाया जाता है अबाउट द डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन इश्यूज, और फोकस किया जाता है स्पेशली यूथ एंगेजमेंट के ऊपर, और इंश्योर किया जाता है इस दिन इन्फॉर्म्ड फ्यूचर लीडरशिप और सिविक पार्टिसिपेशन। वेपन और ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ग्लोबल प्रायोरिटी यहाँ पे रखा गया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, ग्रेटेस्ट यहाँ पे रहता है ये थ्रेट यहाँ पे जो बना हुआ है। नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स में यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है, प्रिवेंट करना स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, प्रमोट करना है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी और एडवांस डिसआर्मामेंट नेगोशिएशंस। इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट पीस और सिक्योरिटी के अगर हम देखें तो ये जो दिन है यहाँ पे प्रिवेंट करता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और रिड्यूस करता है मिलिट्री टेंशंस, और इसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है सिविल और सिविलियंस को, और स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सपोर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय लिमिटिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोग्राम विल बिहार डेवलप 54 इंस्टीट्यूशंस एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बिहार सरकार 54 संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित करेगी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज साथ निश्चय। तो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साथ निश्चय 3, जिसको कि यहाँ पे लॉन्च किया गया सीएम नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के द्वारा, और इसमें फोकस दिया गया है हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो इस जो ये साथ निश्चय 3 रहेगा, इसमें फोकस रखा गया है हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर। इस प्रोग्राम के तहत 54 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन जो है वो अपग्रेड किए जाएंगे बिहार में इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, 54 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जाएगा इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका यहाँ पे? तो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ जाता है इंप्रूव करना है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और क्रिएट करना है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट सेंटर्स। इसके अलावा एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है बिहार में, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो स्टूडेंट्स माइग्रेट करते हैं अदर स्टेट्स में, और स्ट्रेंथन करना है फैकल्टी एक्सपीरियंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल करवाना है बिहार में। इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए गए हैं फेज़ 1 की अगर हम बात करें, फेज़ 1 में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए गए हैं? तो फेज़ 1 जो कि 2026-27 में चलेगा, इसमें पटना यूनिवर्सिटी, पटना वुमेंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, मगधा महिला कॉलेज और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना को जो है फर्स्ट के फेज में सेलेक्ट किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ इन कौन सी इन्वॉल्व की गई है? तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी फर्स्ट फेज में। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी कवर की गई है? तो इसमें गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट कवर की गई है। सेकंड फेज 2027 से लेकर 30 तक चलेगा, 2030 तक। इसमें एक्सपेंशन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कि नावड़ा, अरवाल, जहानाबाद, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, अरिया और किशनगंज और वैशाली आ जाएंगे। बजट एलोकेशन अगर हम देखें तो 320 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है 2026-27 के लिए। एडिशनल मेजर्स पे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा कॉलेजेस में ब्लॉक्स विदाउट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, एस्टेब्लिशिंग कॉलेज डिग्री कॉलेजेस इन ब्लॉक्स, ठीक है ना, ब्लॉक्स में डिग्री कॉलेजेस को एस्टेब्लिश किया जाएगा विदाउट इंस्टीट्यूशन, और स्ट्रेंथन किया जाएगा एकेडमिक एक्टिविटीज़ को, और इंटीग्रेटिंग लिंग्विस्टिक एकेडमीज, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक एकेडमीज को इसमें जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज बिहार चीफ मिनिस्टर टू कंटेस्ट विच इलेक्शन। तो नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर किस चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज राज्यसभा इलेक्शन। तो अभी नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है और वो जो है अब राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उनका हिस्टोरिकल माइलस्टोन देखें तो वो जो है यहाँ पे
उनका एक ड्रीम रहता है, जो उनका एक ड्रीम था कि वो 4 जितने भी लेजिस्लेचर्स है उसमें वो जो है वो सर्व करेंगे, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाता है। तो ये उनका कुछ हिस्टोरिकल माइलस्टोन है जिसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपना जो है वो रेजिग्नेशन दिया है। अगर हम सीएम के रूप में उनका टेन्योर देखें तो नीतीश कुमार ने सर्व किया है 10 टर्म्स एज चीफ मिनिस्टर सिंस 2005, और वो जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर बन जाते हैं बिहार की हिस्ट्री में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हथी रिसाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो हथी रिसाला फेस्टिवल महाराष्ट्र के कौन से जिले में सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज जालना। तो हथी रिसाला फेस्टिवल जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम ट्रेडिशन देखें तो ये 138 वर्ष पुराना ये फेस्टिवल आ जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 1889 में। ये दिन जो है ये होली के एक दिन बाद इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, धूलिवंदन, सेलिब्रेटेड ऑन धूलिवंदन द डे आफ्टर होली। मेन अट्रैक्शन क्या रहता है इसमें? तो यहाँ पे डेकोरेटेड एलिफेंट्स को जो है वो सिंबॉलिक किंग और प्राइम मिनिस्टर को कैरी करते हैं डेकोरेटेड एलिफेंट्स, और जो है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है क्राउड में, और पार्टिसिपेंट जो है वो ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं और परफॉर्म करते हैं, अपने कल्चर डिस्प्लेज जो है वो वहाँ पर करते हैं। ड्रम बीट्स और म्यूजिक वहाँ पे बजाया जाता है, और ड्राई कलर्स जो है वो ऐड करते हैं वाइब्रेसी। यूनिक क्या है इस ट्रेडिशन का? तो रेजिडेंट्स जो है यहाँ पे जो शोभा यात्रा जो निकाली जाती है उस डू नॉट प्ले विद द कलर्स वाइल, जब भी वो एक शोभा यात्रा निकलती है तो जो रेजिडेंट रहते हैं तो वो वहाँ पे कलर्स के साथ नहीं खेलते हैं। एक तरह से वो रिस्पेक्ट जो है इस यात्रा को देते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रमोट करता है कम्युनल हार्मोनी को, इंक्लूसिवनेस को, ये फेस्टिवल, और ये रिफ्लेक्ट करता है जालनाज रिच कल्चर हेरिटेज। Next question, which state recorded the fastest GSDP growth among India's big four states economies 2021 to 2022 to 2024 to 2025? तो भारत के 4 बड़े राज्यीय अर्थ तंत्रों में, ठीक है, 2021 से लेकर 2021-22 से लेकर 2024-25 सबसे तेज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की है? तो 2021-22 से 2024-25 के दौरान यहाँ पे पूछा गया भारत के जो 4 बड़े राज्य हैं उसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई कौन से राज्य ने दर्ज की है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका। तो अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने यहाँ पे अचीव किया है फास्टेस्ट ग्रोथ 65%, और मेन जो ड्राइवर इस ग्रोथ का रहा है वो टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज और स्टार्टअप रहा है बेंगलुरु में। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पर यहाँ पे आ जाता है गुजरात 48%, और इसका मेन ड्राइवर यहाँ पे ग्रोथ का रहता है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। थर्ड पोजीशन पर यहाँ पे तमिलनाडु आ जाता है 47%, और इसकी ग्रोथ को सपोर्ट किया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी रहता है विद प्रोजेक्टेड 42.67 लाख GSDP इन 2024-25, बट अगर इसकी हम ग्रोथ रेट देखें तो इसकी ग्रोथ रेट पर जो है ये फोर्थ पोजिशन पर आ जाता है, 43% वॉज द स्लोएस्ट अमंग द बिग 4। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कर्नाटका की है और सबसे कम जो है वो बिग स्टेट्स में महाराष्ट्र की है, बट जो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो यहाँ पे जो है वो लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है विद अ प्रोजेक्टेड ₹42.67 लाख करोड़ GSDP इन 2024-25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट महात्मा गांधी बस्ट इन मोन्टाना वॉज अनवील्ड एट विच इंस्टीट्यूशन। तो मोन्टाना में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा किस संस्थान में अनावरण की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्टाना माइक मैन्सफील्ड सेंटर। तो 4 मार्च 2026 को माइक मैन्सफील्ड सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्टाना मिसोला USA में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट की गई है एक स्टैचू महात्मा गांधी जी का, और इसको अनवील किया गया। मोन्टाना स्टेट जो कि एक स्टेट है USA में, मोन्टाना के जो गवर्नर है ग्रेग ज्ञानफोर्टे और इंडिया के काउंसल जनरल आ जाते हैं प्रकाश गुप्ता। ठीक है। तो उनके द्वारा इसको अनवील किया गया था। फर्स्ट महात्मा गांधी का बर्स्ट ये रहेगा मोन्टाना में, जो कि सिंबलाइज करता है पीस, नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी एंड मॉरल लीडरशिप, और इसके अलावा ये यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा हमारा इंडिया और US रिलेशन स्पेशली एट द स्टेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, HK दुआ सर्व्ड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहे HK दुआ ने भारत के राजदूत के रूप में किस देश में सेवा की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज डेनमार्क। तो हरि कृष्ण दुआ और HK दुआ उनकी यहाँ पे डेथ हो गई 4 मार्च 2026 को 88 साल की उम्र में न्यू दिल्ली में। डिप्लोमेटिक रोल अगर उनका हम देखें तो उन्होंने सर्व किया था एज इंडियाज एम्बेसडर टू डेनमार्क 2001 से लेकर 2003 तक। ठीक है। तो 2001 से लेकर 2003 तक वो इंडिया के एम्बेसडर रहे थे डेनमार्क में। इसके अलावा अगर हम उनके अदर रोल देखें तो वो नॉमिनेटेड
डेप्यूटी मेंबर रहे थे राज्यसभा में 2009 से लेकर 2015। मीडिया एडवाइजर रहे थे वो पीएम के, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। और एचडी देवेगौड़ा मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड भी वो रह चुके थे। इसके अलावा एडिटोरियल करियर अगर हम उनका देखें तो वो एडिटर रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स के, एडिटर इन चीफ रहे थे इंडियन एक्सप्रेस के, एडिटोरियल एडवाइजर रहे थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के, और एडिटर इन चीफ रहे थे वो द ट्रिब्यून के। पद्म भूषण उनको दिया गया था उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जर्नलिज्म में और पब्लिक लाइफ में। इसके अलावा वो अपने शार्प पॉलिटिकल एनालिसिस, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और एडवोकेसी फॉर फ्रीडम प्रेस के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूएन वुमेन 2026 रिपोर्ट ग्लोबली वुमेन होल्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंस लीगल राइट्स। तो यूएन वुमेन 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर महिलाओं के पास पुरुषों के कानूनी अधिकारों का कितना प्रतिशत हिस्सा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 64%। तो यहाँ पे वुमेन ग्लोबली होल्ड कर रही है 64% ऑफ मेंस लीगल राइट। 54 कंट्रीज ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे रेप जो है वो लीगली डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, और ये बेस्ड है कंसेंट के ऊपर। नियरली 3 आउट ऑफ द 4 कंट्रीज स्टिल अलाउ चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। तो अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे तो 4 कंट्रीज को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें से जो है वो 3 कंट्रीज ऐसी आ जाएंगी जहां पर चाइल्ड मैरिज जो है वो अलाउ करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में। 54 कंट्रीज में अगर हम देखें तो कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है बनाया गया है फॉर इक्वल पे और इक्वल वर्क। वुमेन और मेंस में इक्वल पे इक्वल वर्क 54 कंट्रीज में कोई भी लीगल यहाँ पे उसको जो है वो लीगली डिफाइन नहीं किया गया है। प्रोग्रेस अगर हम देखें तो 87% कंट्रीज ने जो है इनैक्ट किए हैं डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। ओवर 40 कंट्रीज स्ट्रेंथन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोक्लेमेशन फॉर वुमेन इन द लास्ट डिकेड्स। थीम अगर हम देखें तो इस बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 की क्या रखी गई है, तो इस बार की थीम रखी गई राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन मेंस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो पुरुषों के T20 विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक किसने लगाया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज फिन एलन। फिन एलन जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल जो खेला गया था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, इसमें जो इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है। वेन्यू अगर हम देखें इस मैच का तो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था 4 मार्च को। फास्टेस्ट सेंचुरी इन्होंने बनाई है T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 33 बॉलों में, और उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस गेल का, जिन्होंने की 47 बॉल्स में 2016 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई थी, ठीक है। और फर्स्ट एवर सेंचुरी ये रहेगी T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच की। फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी ये रहेगी न्यूजीलैंड के लिए, बीटिंग ग्लेन फिलिप्स 46 बॉल रिकॉर्ड 2020 में जो बनाया गया था। ज्वाइंट फास्टेस्ट सेंचुरी रहेगी बाय अ फुल मेंबर नेशन इन T20 इंटरनेशनल इक्वेलिंग सिकंदर रजाज 33 बॉल टर्न। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 यहाँ पे जो है वो 50 रन जो थे वो 19 बॉल्स में बनाए गए थे फास्टेस्ट इन T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट। न्यूजीलैंड ने यहाँ पे डिफीट किया साउथ अफ्रीका को इस मैच के दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री और मेंटेनिंग देयर परफेक्ट आईसीसी नॉकआउट रिकॉर्ड अगेंस्ट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकाइनस गीजर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसिडिक गीजर इज लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो विश्व का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर इकाइनस गीजर येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान के किस क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दैट इज नोरिस गीजर बेसिन। इकाइनस गीजर जो कि लोकेटेड है नोरिस गीजर बेसिन येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द लार्जेस्ट एसिडिक गीजर इन द वर्ल्ड। एसिडिक वाटर केमिस्ट्री अगर हम देखें तो इसमें ये किस तरह से होती है, तो इसमें मिक्सिंग हो जाती है एसिडिक गैसेज की विद न्यूट्रल ग्राउंड वाटर, और जो है इसको सराउंड किया जाता है बाय रेडिश रॉक्स रिजेंबलिंग सी अर्काइनस और इकाइनोडर्मा, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है इकाइनस। रिसेंट एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये 2020 से डोरमेंट पड़ा हुआ था, लेकिन अभी February 7 से जो है इसमें इरप्शंस जो है वो देखी जा रही है। रिसेंट इरप्शन जो रही है वो अप टू 3 मिनट्स की रही है और 30 फीट तक इसकी हाइट देखी गई है। हिस्टोरिक अगर हम इसकी एक्टिविटी देखें तो 1970 में इरप्ट हुआ था ये एवरी 40 to 80 मिनट्स और सम टाइम लास्टिंग 90 मिनट, ठीक है। तो विद वाटर हाइट अप टू 75 फीट, और वाटर की हाइट जो है इसमें 75 फीट तक गई थी और 23 मीटर्स, ठीक है ना। स्पोरेडिक इरप्शन इसमें रिकॉर्ड की गई हैं 2018, 19 और 2020 में। नॉरिस बेसिन की अगर हम बात करें तो ये येलोस्टोन का हॉटेस्ट और मोस्ट डायनेमिक जियोथर्मल एरिया है, और ये होम है यहाँ पे स्टीम बोट गीजर का वर्ल्ड टॉलेस्ट एक्टिव गीजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन अमेरिकाज टू बी वेरीफाइड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो अमेरिका महाद्वीप में कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए WHO द्वारा सत्यापित पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज चिली। तो WHO ने वेरीफाई किया है चिली को एज द फर्स्ट कंट्री इन अमेरिका टू एलिमिनेट लेप्रोसी। ठीक है, तो चिली ने जो है वो एलिमिनेट कर दिया है लेप्रोसी को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, और ये फर्स्ट कंट्री बन गई है अमेरिका की। मार्च में ये डिक्लेरेशन की गई। लास्ट लोकल केस अगर हम देखें तो चिली में रिकॉर्ड किया गया था 1993 में। उसके बाद से कोई भी यहाँ पे लोकली ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। लगभग 3 डिकेड्स की अगर हम बात करें, 30 सालों में कोई भी लोकली ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। वेरिफिकेशन WHO के द्वारा कंडक्ट की गई थी। WHO और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने रिव्यू किया था चिली का जो एपिडेमियोलॉजिकल एरिया, सर्विलेंस और केस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो रिव्यू किया गया था। ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चिली सेकंड कंट्री है वर्ल्ड वाइड जिसने की अचीव किया है WHO वेरिफिकेशन आफ्टर जॉर्डन ने 2024 में जो है वो ये गोल अचीव किया था। लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो इसको हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ये कॉज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। सिम्टम्स इसमें क्या रहते हैं, तो इसमें स्किन लीजन्स हो जाते हैं, नर्व डैमेज हो जाता है, नंबनेस हो जाती है, मसल वीकनेस और आई कॉम्प्लिकेशंस इसमें इसके सिम्टम्स रहते हैं। फुली क्योरेबल है ये विद मल्टी ड्रग थेरेपी, और इसमें एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है जिसमें रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफाजिमिन आ जाती है। WHO ने रिपोर्ट किए हैं 1,72,717 न्यू केसेस वर्ल्ड वाइड 2024 में, मेनली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। चैलेंजेस इसके लिए डिले डायग्नोसिस, स्टिग्मा और वीक सर्विलेंस इसके लिए रहता है। WHO की क्या स्ट्रेटजी है अभी लेप्रोसी के लिए, तो अगर हम देखें तो ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी जो कि 2021 से लेकर 30 तक बनाई गई है, उसका एम है इंटरप्ट करना ट्रांसमिशन और रिड्यूस करना है डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th सेंचुरी ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ संत तिरुमनकई अलवर बीइंग रिटर्न टू इंडिया बाय द एशमोलियन म्यूजियम ओरिजिनली बिलोंग टू विच टेम्पल। तो ऑक्सफोर्ड के एशमोलियन संग्रहालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही 16वीं शताब्दी की संत तिरुमंगई अलावर की कांस्य प्रतिमा मूल रूप से किस मंदिर की है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दैट इज सुंदारा राजा पेरूमल टेम्पल, थाडी कोम्बू, तमिलनाडु। तो सेंट तिरुमनकई अलवर वन ऑफ द 12 अलवर सेंट वो आ जाते हैं वैष्णविटी भक्ति ट्रेडिशन के, और वो अपने जो हाइमन्स जो उनके द्वारा कंपोज किए जाते थे उसके लिए वो जाने जाते थे। उनका ब्रॉन्ज स्टैचू है 57.5 सेंटीमीटर का, जिसको कि क्राफ्ट किया गया था यूजिंग ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक। लगभग 16th सेंचुरी में जो है ये बनाया गया था। और अगर हम बात करें इस टेम्पल की, तो ये रिलेटेड है सुंदा राजा पेरूमल टेम्पल, जो कि थाडी कोम्बू विलेज तमिलनाडु में पाया जाता है। इसको एक्वायर्ड किया गया था एशोमिलियन म्यूजियम के द्वारा 1967 में फ्रॉम कलेक्टर डॉक्टर JR बेलमाउंट। बाद में जो है रिसर्च में रिवील किया गया, इसके प्रोवियंस इश्यूज जो इसके रहे थे उसको रिवील किया गया। ठीक है ना, तो इस इन्वेस्टिगेशन की गई 1957 में। फोटोग्राफ्स में शो किया गया स्टैचू जो है वो टेम्पल में था, शोड द स्टैचू एट द टेम्पल में ये पाया गया। 2019 में स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इसके रिगार्डिंग कंसर्न रेज की, और इंडियन हाई कमिश्नर ने जो है वो फॉर्मली रिक्वेस्ट जो है इसके लिए दी थी 2020 में। साइंटिफिक मेटल एनालिसिस जो है वो कंफर्म करती है इसका जो है वो टेम्पल ओरिजिन्स। ऑफिशियली इसको रिटर्न किया गया है मार्च में। सेरेमनी इसके लिए आयोजित की गई हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन, और इसको अटेंड किया गया था एशोमोलियन डायरेक्टर डॉक्टर जा स्टूर्जिस और प्रोफेसर मलिका कुम्बेरा लैंड्रस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क ऑक्सीजन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द पैसिफिक ओशियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाल ही में प्रशांत महासागर में खोजा गया डार्क ऑक्सीजन किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो कैलेरियन क्लिपर्टन जोन पैसिफिक ओशियन में अप्रोक्सीमेट 4000 मीटर डीप जो है ऑक्सीजन यहाँ पे डिटेक्ट की गई है कंप्लीट डार्कनेस में, जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँची है। ठीक है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिटेक्ट की गई है। ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है मेनली प्रोड्यूस की जाती है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, जिसमें प्लांट एल्के और बैक्टीरिया आ जाते हैं। लेकिन अब नई जो डिस्कवरी हुई है, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, बेंथिक चैम्बर्स में भी ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स रहते हैं जो कि रिच होते हैं मैग्नीज में, निकल में और कोबाल्ट में, वो एक्ट करते हैं
लाइक नेचुरल बैटरीज की तरह वो एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग यहाँ पे हो जाएगी सी वाटर मॉलिक्यूल की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Next question, the recent discovery of buried Martian beaches by China's Zhurong rover provides evidence for which ancient feature on Mars। तो चीन के जुरोंग रोवर द्वारा हाल ही में खोजे गए दबी हुई मंगल ग्रह की समुद्र तट किस प्राचीन विशेषता का प्रमाण प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज एविडेंस ऑफ अ मैसिव एक्सीडेंट, एविडेंस ऑफ अ मैसिव एंशियंट ओशन इन यूटोपिया प्लेनिटिया। तो अभी चाइना के जुरोंग रोवर जो कि पार्ट है तियानवेन-1 मिशन का, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2020 में और ये लैंड हुआ था 2021 में। उसमें जो है यहाँ पे यूज़ किया गया ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का, जो कि स्कैन करता है बेनीथ द मार्टिन सरफेस। लोकेशन इसकी देखी गई है यूटोपिया प्लेनेटिया में, जो कि लार्जेस्ट नोन इम्पैक्ट आ जाता है, इम्पैक्ट बेसिन है मार्स में, ठीक है ना। यूटोपिया प्लेनेटिया लार्जेस्ट नोन इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बेसिन ऑन मार्स। रडार ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है स्लोपिंग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, जो कि रिजेंबल करते हैं बीच रीचेस एंड कोस्टल डिपॉजिट्स बरीड सेवरल मीटर्स अंडरग्राउंड। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं वेव एक्टिविटी और शोर लाइन, जो कि कंफर्म करते हैं कि जो मार्स है किसी टाइम जो है यहाँ पे एक बड़ा ओशियन रहता था, ठीक है ना, ड्यूरिंग द लेट हेस्पेरियन पीरियड 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स एगो। ये यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। ये जो पब्लिकेशन है इसको जो है वो पब्लिश हुई है, ये जो रिजल्ट है इसको रिलीज किया गया है प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस 2026 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 lakh year old horse DNA discovered at Germany's Shichonian site is significant because it shows that ancient DNA can survive in which type of environment। तो जर्मनी के शॉनिंगेन स्थल पर खोजे गए 2 लाख वर्ष पुराने घोड़े के डीएनए का महत्व इस कारण है कि यह दर्शाता है कि प्राचीन डीएनए किस प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ओपन एयर टेम्परेचर सेडिमेंट्स विद स्पेशल केमिकल कंडीशंस। तो अभी डिस्कवरी हुई है शियोनचेनगिन साइट लोअर सैक्सोनी जर्मनी, जो कि फेमस है यहाँ पे 3 लाख वर्ष पुराने वुडन स्पीयर्स के लिए। डीएनए की अगर हम एज देखें तो लगभग 2 लाख वर्ष ये यहाँ पे देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट जेनेटिक सीक्वेंस रिकवर्ड फ्रॉम अ नॉन फ्रोजन ओपन एयर इन्वायरमेंट। स्पीशीज क्या आइडेंटिफाई की गई, तो ये जो डीएनए है ये बिलोंग कर रहा है टू एक्वस मोसबैचिनस, जो कि एक एक्सटिंक्ट हॉर्स स्पीशीज है फ्रॉम द मिडल प्लेस्टोसिन इपोक। और प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म अगर हम देखें तो जो डीएनए था वो सर्वाइव हुआ है यूनिक केमिकल कंडीशंस की वजह से, जो कि कार्बोनेट रिच सेडिमेंट्स आ जाते हैं, लो ऑक्सीजन और मिनरल स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आ जाती है, जो कि स्लो करते हैं माइक्रोबियल डीके। ये स्टडी पब्लिश हुई है नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन 2025-26 के दौरान ये पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस एन ऑफलाइन फोटो अपलोड फैसिलिटी फॉर ई क्रॉप रजिस्ट्रेशन इन 2026। तो अभी किस भारतीय राज्य ने 2026 में ई क्रॉप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड सुविधा शुरू की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑफलाइन फोटो अपलोड फैसिलिटी फॉर ई क्रॉप रजिस्ट्रेशन। ये अनाउंसमेंट की गई रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले के द्वारा महाराष्ट्र बजट सेशन में। और अगर हम बात करें तो ये फार्मर्स जो है क्या कर पाएंगे, तो ये अब कैप्चर कर पाएंगे अपने फोटोज़ को और उसको ऑफलाइन ही जो है वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपलोड कर सकेंगे। ये इमेजेस जो है ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी जैसे ही जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है स्टोर हो जाएगी मोबाइल फ़ोन्स में। पर्पज़ इसका क्या रहेगा, तो इसका पर्पज़ है स्ट्रेंथन करना डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम को और इंश्योर करना है फार्मर्स इन रिमोट और पुअर नेटवर्क एरियाज़ में जो है वो कंप्लीट करे अपने रजिस्ट्रेशन को विदाउट एनी डिले। अदर ऑपरेशनल डिटेल अगर हम देखें तो ई क्रॉप रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल है सिंस 2021 और मैंडेटरी इसको कर दिया है 2025-26 एग्रीकल्चर सेशंस के दौरान। फार्मर्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन विद इन 55 डे ऑफ सोइंग और अबाउट 80% एंट्री जो रहेगी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड डायरेक्टली बाय फार्मर्स वाया मोबाइल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बी एंगलोंग जिंजर रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू लंदन रिसीव्ड इट्स जीआई टैग इन विच ईयर। तो हाल ही में लंदन को निर्यात किया गया कार्बी एंगलोंग अदरक ने अपना भौगोलिक संकेत
किस वर्ष प्राप्त किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ 2015। तो 2 मार्च 2026 को असम ने एक्सपोर्ट किया जीआई टैग कार्बी एंगलोंग जिंजर लंदन को फर्स्ट टाइम, और इसको जो है असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा के द्वारा जो है वो फ्लैग ऑफ किया गया कृषि भवन कन्नापारा गुवाहाटी में। एक्सपोर्ट कितना क्वांटिटी की गई है? तो 1.2 मीट्रिक टन ट्रायल कंसाइनमेंट यहाँ भेजा गया है, और यहाँ पे जो है सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है अपेडा के द्वारा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जीआई टैग कार्बी एंगलोंग जिंजर को ग्रांट किया गया था 2015 में, जो कि रिकॉग्नाइज करता है इसका यूनिक ओरिजिन और क्वालिटीज। कल्टीवेशन देखिए हम तो ग्रो इसको जो है वो ये ग्रो करता है सिंघासन हिल्स ऑफ कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आसाम, और इसमें जो है यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल झूम एंड तीला कल्टीवेशन मेथड का। यूनिक प्रॉपर्टीज इसकी क्या रहती है? तो ये अपने हाई ऑयल कंटेंट के लिए जाना जाता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा, बोल्ड फ्लेवर, रिच पंजेंसी और मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है। जीआई टैग एनहांस करता है ऑथेंटिसिटी, प्रोटेक्ट करता है ट्रेडिशनल नॉलेज और बूस्ट करता है ग्लोबल मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सी ग्रास डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन मार्च 1 वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन विच ईयर? तो प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व समुद्री घास दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज 2022। वर्ल्ड सी ग्रास डे डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 22 मई 2022 को, ठीक है ना, और थ्रू रेजोल्यूशन, और जिसको स्पॉन्सर किया गया था श्रीलंका के द्वारा। डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हर साल 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, और इसका पर्पस है यहाँ पे अवेयरनेस रेज करना, कंजर्वेशन ऑफ सी ग्रास इकोसिस्टम, और फॉर वाइटल कितने वाइटल वो रहते हैं मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी के लिए, कोस्टल लाइन स्टेबिलिटी के लिए, और कार्बन एब्जॉर्प्शन के लिए उनके जो इंपॉर्टेंस रहती है। सी ग्रास की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये फ्लावरिंग मैराइन प्लांट्स हैं अनलाइक सीवीड्स, और ये शैलो कोस्टल वाटर्स में पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। रूट्स इसमें रहती है, स्टेम और लीव्स होते हैं सिमिलर टू लैंड प्लांट्स, और ये प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर टू मैराइन स्पीशीज, और हेल्प ये करते हैं टू स्टेबलाइज वाटर क्वालिटी, और एक्ट करते हैं ये कार्बन सिंक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल 2026 शोकेसिंग इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज? तो भारत की जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करने के लिए दार्जिलिंग हिल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल 2026 जो कि कल्चरल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इंडिया की ट्राइबल ट्रेडिशन और हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी इनॉग्रेशन की गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दरबार हॉल राजभवन दार्जिलिंग में। कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इसका जो दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का जो कॉन्सेप्ट था इसको कंसीव किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस के द्वारा, और जो कि यहाँ पे जो है वो चेयरमैन हो जाते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ इंडियन म्यूजियम। इसके अलावा एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के द्वारा जो इसको क्यूरेट किया गया था, और कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन इसमें इंडियन म्यूजियम, ईस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, मौलाना अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ और एशियाटिक सोसाइटी यहाँ पे कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। तो क्या है इसमें क्या हाईलाइट किया जाता है इस एग्जीबिशन में? तो यहाँ पे जो है वो शोकेस किए जाते हैं रेयर एथनोग्राफिक आर्टिफैक्ट्स, जिसमें कि आदि केन हैमलेट्स आ जाते हैं, नागा वॉरियर्स कल्चर्स आ जाते हैं, संथल ज्वेलरी, कोंड डोकरा एफिगीज आ जाते हैं, टोडा टेक्सटाइल और ओंगे वुडन वेसल्स आ जाती हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे रीइंफोर्स करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि प्रमोट करता है ट्राइबल नॉलेज सिस्टम और हाईलाइट करता है सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस। The union government announced rupees 13,000 करोड़ in 2026 for which institution? तो केंद्र सरकार ने 2026 में 13,000 करोड़ किस पहल के लिए घोषित किए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी दैट इज बायो फार्मा शक्ति एंड केमिकल पार्क्स। तो अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जेपी नड्डा ने अनाउंस किया 13,000 करोड़ की एलोकेशन की गई पोस्ट बजट वेबिनार के द्वारा। वेबिनार में यहाँ पे जो है वेबिनार किसके ऊपर किया जा रहा था ये वेबिनार? तो ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा था सस्टेनिंग एंड
स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट ब्रेक डाउन अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं बायोफार्मा शक्ति मिशन के लिए, जिसमें कि फोकस किया जाएगा बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स में। 3300 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है 3 वर्ल्ड क्लास केमिकल पार्क के लिए विद प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट और लॉजिस्टिक एंड सेफ्टी सिस्टम्स। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे अपने जाना जाता है यहाँ पे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। 2025 में 35 में बाय 2035 अप्रोक्सीमेट 40% ऑफ मेडिसिन ग्लोबली आर एक्सपेक्टेड टू बी बायोलॉजिक्स। पेटेंट की अगर हम वो देखें तो कीमत देखें तो अप्रोक्सीमेट $300 बिलियन यहाँ पे रहेगी, जो कि एक्सपायर हो जाएगी बाय 2030, क्रिएटिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन बायोसिमिलर। रिसर्च एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लान किया गया है टू एस्टेब्लिश 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स अक्रॉस इंडिया, जो कि स्ट्रेंथन करना है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग में यहाँ पे जो है सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे रीएनफोर्स किया जा रहा है फॉर फास्टर अप्रूवल इन बायोसिमिलर एंड फर्मेंटेशन बेस्ड ड्रग्स। इंडिया के अगर हम केमिकल सेक्टर देखें तो इंडिया का जो केमिकल सेक्टर है उसकी आउटपुट यहाँ पे रहेगी ₹19.4 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेट 3% ऑफ ग्लोबल मार्केट, और टारगेट यहाँ पे आ जाएगा 5 to 6% ऑफ ग्लोबल शेयर बाय 2030 एंड $1 ट्रिलियन टर्न ओवर बाय 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन, at ITB Berlin 2026, which union minister represented India's sustainable tourism vision under the Vision 2047 framework? तो ITB Berlin 2026 में भारत की सतत पर्यटन दृष्टि का प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ITB Berlin जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर यहाँ पे आ जाता है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, और उन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया UN टूरिज्म मिनिस्टर समिट। विजन 2045 स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताएगी ट्रांसफॉर्म, जो कि यहाँ पे बेस्ड है ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल टूरिज्म हब, और इसको गाइड किया जा रहा है बाय ग्रोथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हाईलाइट यहाँ पे उनके द्वारा दी गई, जिसमें एयरपोर्ट इंक्रीज रहेगा हमारा 74 to 160 प्लस इन द पास्ट डिकेड। उड़ान स्कीम ने यहाँ पे इंप्रूव किया है रीजनल कनेक्टिविटी को, और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यहाँ पे मॉडर्न रेल है जो कि सपोर्ट कर रही है टूरिज्म सर्किट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में स्वदेश दर्शन स्कीम यहाँ पे आ जाएगी, जो कि थीमेटिक टूरिज्म सर्किट है यहाँ पे, और प्रसाद स्कीम आ जाएगी जो कि एनहांस कर रहा है पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन अगर इंडिया की देखें हम, तो इंडिया यहाँ पे रीअफर्म करता है अपने कमिटमेंट टू इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी फोकस्ड टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख इज कंसीडर द ओनली ब्रीडिंग साइट इन इंडिया फॉर विच बर्ड स्पीशीज? तो लद्दाख को भारत में किस पक्षी प्रजाति का एकमात्र प्रजनन स्थल माना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज रूडी शेल्डक ब्राह्मणी डक। तो इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो मुद वैली लद्दाख आ जाती है, और स्पीशीज़ यहाँ पे रूडी शेल्डक, तादोरना फेरुजिनिया, जिसको कि ब्राह्मणी डक भी कहा जाता है इंडिया में। यूनिक फैक्ट अगर हम इसका देखें तो लद्दाख ओनली यहाँ पे ब्रीडिंग साइट आ जाएगी इंडिया में इस स्पीशीज़ के लिए। लोकल ग्रुप छा सोगस्पा, जिसको कि बर्ड एसोसिएशन कहा जाता है, फॉर्म किया गया था 2003 में आफ्टर दलाई लामाज अपील। दलाई लामा ने अपील की थी 2003 में, उसके बाद इसको जो है वो फॉर्म किया गया था, जो कि मॉनिटर करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लैजलिंग ड्यूरिंग जून एंड अगस्त। ब्रीडिंग जर्नी अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे जो है जो पेरेंट्स रहते हैं वो गाइड करते हैं अपने चिक्स को फ्रॉम मुद वैली टू द इंडस रिवर, अ ट्रैक ऑफ 3 to 6 आवर्स। आईसीएन स्टेटस इसका आ जाता है लीस्ट कंसर्न, ये आ जाता है रेड लिस्ट में। और दलाई लामा ने जो यहाँ पे नोट किया था रेडी शेल्डक्स जो है वो काफ़ी कॉमनली पाए जाते थे अकॉर्डिंग टू दलाई लामा नियर द पटोला पैलेस लहासा, और यहाँ पे उनके द्वारा इनकरेज किया जा रहा है विलेजर्स को टू प्रोटेक्ट दैम इन लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड इंजीनियर्स डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026? तो किस भारतीय संगठन को यूनेस्को के विश्व इंजीनियरिंग दिवस 2026 के लिए
आधिकारिक भागीदार चुना गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अदानी ग्रुप। तो अभी अदानी ग्रुप ने को जो है यहाँ पे ऑफिशियली पार्टनर बनाया गया है वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026, जो कि 4 मार्च को ऑब्जर्व किया गया और इसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय यूनेस्को एंड कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे मार्क करता है फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंडियन कोग्लोमेरेट जो कि यहाँ पे जो है चूज किया गया है इस ग्लोबल ऑब्जर्वेशन के लिए। थीम क्या आ जाएगी यहाँ पे वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे की, तो स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन यहाँ पे आ जाएगी। और खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है कच्छ गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, उसका एरिया यहाँ पे आ जाता है 726 स्क्वायर किलोमीटर और नियरली 5 टाइम्स द साइज ऑफ पेरिस। प्लांट कैपेसिटी देखें तो 30 गीगावाट बाय 2029 रखी गई, मेकिंग इट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क सोलर प्लस विंड जिसमें इंक्लूडेड है। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे यहाँ पे हाईलाइट करता है रोल ऑफ इंजीनियर्स इन अचीविंग यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और अदानी पार्टनरशिप यहाँ पे शोकेस करता है इंडिया का जो इंजीनियरिंग इनोवेशन है इन रीन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। खावड़ा प्रोजेक्ट एक बेंचमार्क रहेगा इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में, जो कि सपोर्ट कर रहा है बोथ क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।